Hello dear all, welcome back for the new lecture. आज हम क्या कर रहे हैं कि आपके गैसियस स्टेट का लेक्चर 4 है जिसमें हमें पढ़ना है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं वो किस प्रकार हैं वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। वेलोसिटीज जो हैं डिफरेंट टाइप्स की। थ्योरी है, कुछ टर्म्स इसने कंसिडर किए मैक्सवेल ने जिनके बेस पे एक इक्वेशन ड्राइव करी गई। इक्वेशन नंबर 1 इस प्रकार की इक्वेशन उन्होंने ड्राइव की। तो थ्योरीज कहाँ से उठाई? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से इन्होंने कुछ चीजें कंक्लूड की। इन्होंने देखा कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस molecules of a gas inside a vessel move with the different velocities। इन्होंने ये पोस्टुलेट कंसीडर की कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव करते हैं किसी भी वेसल के अंदर गैसेस के। ठीक है। ऑल्सो एज द मॉलिक्यूल कोलाइड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज टेक्स प्लेस। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उनकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वेलोसिटीज। देन बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट किसी भी क्षण पे क्या होता है, a fraction of the total number of molecules will have same particular velocities। कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे भी रहे होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी रहे होंगे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी कुछ एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा रहा होगा एट एवरी इंस्टेंट कि जिनकी वेलोसिटीज कैसी रही होंगी, सेम रही होंगी। देन इस बेसिस पे मैक्सवेल स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लॉज जो हैं मैक्सवेल ने इस प्रिंसिपल पर लागू किए। देन he then deduced an empirical equation relating velocities with the fraction of the molecules moving with those velocities। तो उन्होंने एक एम्पिरिकल इक्वेशन डिराइव करी जो रिलेट करती है वेलोसिटी को विद द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना फ्रैक्शन और उनकी कितनी वेलोसिटी। तो उन्होंने क्या है, ये डेरिवेशन, एक प्रोबेबिलिटी इक्वेशन डिराइव की। उन्होंने कहा कि डी एन सी ओवर पे एन, यानी डी एन एक स्मॉल फ्रैक्शन है उन नंबर्स की, कितने में से, टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से। ये बराबर होगी 4 पाई इंटू m बाई 2 पाई आर टी रेस्ट टू दी पावर 3 बाई 2 इंटू पे e रेस्ट टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन पे 2 आर टी इंटू सी स्क्वायर डी सी। ये इक्वेशन नंबर 1 उन्होंने ड्राइव की, जहां पे डीएनसी क्या है, डीएनसी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव वेलोसिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी। सी से सी प्लस डी सी, डी सी बहुत छोटा सा इंटरसेप्ट है जिसके बीच में इतने मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी रही होगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव द वेलोसिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये एक छोटी सी फ्रैक्शन है डी एन टोटल एन में से। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी बनाई गई। देन द अबव इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव का केस है और एक डेरिवेटिव डिफरेंशियल यहाँ पे भी आ रहा है डीसी। देन डी एन सी के नीचे हम इस डी सी को ले गए, डी एन सी के नीचे डी सी को ले गए, वन अपॉन एन को सेपरेट कर दिया। दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3 बाई 2 e रेज़ टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू सी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, where the left hand side quantity 1 upon pi n dnc over dc is called the probability। Which probability? This is the probability of finding the molecule having velocity c। ये उन सभी मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी है जो सी वेलोसिटी से वेसल के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस बनी, इक्वेशन 1 एंड 2। इस इक्वेशन के बेस पे फर्दर हम क्या देखते हैं, कुछ
कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द अबव इक्वेशन में बी सीन बाय प्लॉटिंग प्रोबेबिलिटी वर्सेस द वेलोसिटी ग्राफ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कांस्टेंट कर दिया जाए, कोई एक टेम्परेचर के केस में हम देख रहे हैं, प्लॉट करके प्रोबेबिलिटी और वेलोसिटी का कर्व। तो कर्व कुछ इस प्रकार से जाता है, जहां ये अपने एक मैक्सिमा को अटेन करता है, मैक्सिमा पे जो वेलोसिटी है वो c है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी c इस हाइट को अटेन करेगा। दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एट टेम्परेचर t। कोई भी एक टेम्परेचर है t। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। अगर टेम्परेचर को बदला जाए, यहाँ पर तो सिर्फ एक टेम्परेचर की बात थी, अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे तो क्या होगा। लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। अभी टेम्परेचर T1 माना हमने और उसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के फिर हमने T2 किया। दिस इज टेम्परेचर T1, पहला जो कर्व हमने कंसीडर किया टेम्परेचर T1 के केस में। देन टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने T2, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो दूसरा कर्व हमारा प्लॉट हो गया है ऐसा। प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू C इस तरीके से हमारा कर्व आया, जिसका इसका मैक्सिमा यहाँ पर आ रहा है कहीं अल्फा 1 पे, इसका मैक्सिमा आ रहा है कहीं अल्फा 2 पे। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द कर्व शिफ्ट एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है आपका, ये इस बात के लिए है, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर दर्शाता है। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, इस ग्राफ से कंक्लूड होता है कि द पीक ऑफ कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड, आगे शिफ्ट हो जाती है पीक। जैसे ये वाली जो पीक है हमारी इस जगह पे आ रही है और इसकी जो मैक्सिमा पीक है वो आगे को शिफ्ट हो गई है, यहाँ शिफ्ट हो गई है। ठीक है, पहली बात तो ये नोटिस करते हैं कि पीक जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे फर्दर शिफ्ट हो जाती है, यानी ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाता है। दूसरी बात, पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड एंड इज फ्लैटन, नीचे आ जाती है। जैसे ये इसने ज्यादा हाइट अटेन करी थी और दूसरे वाले कर्व ने कम हाइट अटेन की है। हाइट अटेन बाय द सेकंड कर्व इज लोअर देन द फर्स्ट वन। तीसरी बात, द कर्व एट द हायर टेम्परेचर इज लोअर देन द कर्व एट द लोअर टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बट हायर ऑन द राइट हैंड साइड। हायर टेम्परेचर वाला जो कर्व है लेफ्ट हैंड साइड पे कम है, राइट हैंड साइड पे ज्यादा झुका हुआ है। हायर टेम्परेचर वाला जो कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड पे ज्यादा झुका हुआ है, और इसी तरीके से लोअर टेम्परेचर वाला जो कर्व है ये लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा झुका हुआ है राइट हैंड साइड के कंपैरिजन में। ये तीन बातें यहाँ से कंक्लूड होती हैं। इसी के आधार पे, इस दो इक्वेशंस के आधार पे और मैक्सवेल के जो रिजल्ट्स हैं उनके बेसिस पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। इक्वेशंस बताती हैं कि नो मॉलिक्यूल आर एट रेस्ट, यानी ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल वहां पे नहीं होगा कि जो रेस्ट में बैठा हुआ हो किसी भी वेसल के अंदर। मैक्सवेल ने ये कंक्लूजन ड्रॉ की है काइनेटिक थ्योरी के एडवांसमेंट के आधार पे। इन्होंने कहा कि नो मॉलिक्यूल आर एट रेस्ट, कोई भी मॉलिक्यूल रेस्ट पे नहीं, ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा कि जो जीरो वेलोसिटी पे बैठा हो। देन सेकंड बात, as the velocity increases from zero, the fractions of the molecule moving with those velocities also increases। जब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ती है, जीरो से ऊपर वेलोसिटी बढ़ने लगती है, तो the fraction of molecules moving with those velocities also increases। वो जो फ्रैक्शंस होते हैं उन वेलोसिटी से मूव करने वाले, उनकी वैल्यू भी बढ़ती है, यानी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है। दिस इंक्रीजिंग ट्रेंड कंटिन्यू टिल इट रीचेस अ मैक्सिमा एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। जैसा कि आपने पिछले ग्राफ में देखा, ये ट्रेंड जो है एक अपने मैक्सिमा तक जाता है, एक बार मैक्सिमा अटेन करेगा उसके बाद फिर से क्या करता है, डिक्रीज करने लग जाता है ग्राफ। चौथी बात, द वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अल्फा जहां पे अटेन हुई थी मैक्सिमम हाइट, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी यही वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है जिसने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो अटेन करी। दैट इज molecules find this velocity easy to move with. Its value at a given temperature depend on the volume of the gas. Then अगली बात,
After most probable velocity, the fraction of molecules moving with higher velocities start decreasing. Most probable velocity को जब एक बार fraction of molecules attain कर लेंगे, उसके बाद क्या है? Molecules moving with higher velocity start decreasing. अब क्या है वो? उनकी जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज करने लग जाएगी, एक बार मैक्सिमा को अटेन करके फिर धीरे 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 डिक्रीज करने लग जाएगा। इसी तरीके से फर्दर फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूविंग विद वेरी लो वेलोसिटी और वेरी हाई वेलोसिटीज आर वेरी स्मॉल। ऐसे फ्रैक्शंस भी बहुत कम पाए जाते हैं कि जो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे हों या तो बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों। अगली बात, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे T1 सबसे कम हो, फिर T2, फिर T3, फिर T4, इस तरीके से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो आगे की तरफ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता चला जाता है। दिस इंडिकेट दैट विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड सो आल्सो द फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल मूविंग विद हायर वेलोसिटी इंक्रीजेस। मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन भी बढ़ जाता है जो कि हायर वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम द इक्वेशन प्रोवाइडेड बाय मैक्सवेल। और ये आपके इक्वेशन नंबर 2 से प्रूव हो जाती है बात। जैसे कि जो फैक्टर है उसमें एक्सपोनेंशियल फैक्टर e raised to the power minus mc square upon 2rt, जैसे यही बात प्रूव होती है। एक्सपोनेंट हैज द नेगेटिव साइन एंड द टेम्परेचर T इज इन द डिनोमिनेटर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। As the temperature increases, रेशियो यानी द फ्रैक्शन dn over pn, या हमारे वाला जैसे हमने लिखा dnc over pn small n, which is the fraction of molecules, increases for the higher velocities. Next, as the molecular mass of the gas decreases, जैसे जैसे गैस का मोलिकुलर मास डिक्रीज करने लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फ्लैट होते चले जाएंगे और राइट साइड पे शिफ्ट होते चले जाएंगे, following the similar logic as above. Further, thus the decrease in the molecular mass increases the fraction of the molecules with the higher velocities. इसी के रेसिप्रोकल ये बात है। देन इसमें आगे दूसरा मैक्सवेल का लॉ आता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के लिए है। सिमिलर केस है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें आप देखोगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हैं उन्हीं को फर्दर मॉडिफाई किया गया। जैसे मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये आपको दिख जाएगा, विजिबल होगा, आप थोड़ा जूम करके इस चीज को देख सकते हैं और बाकी वैसे दिख रहा है क्लियर। तो फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन नंबर 1 and 2 representing the distribution of velocities, this can be converted to represent the distribution of energies. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ही हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हाफ mc स्क्वायर बराबर है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। हाफ mc स्क्वायर क्या होती है, एनर्जी के बराबर होती है और एक काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया हमने, ठीक है। इस 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, mc स्क्वायर बराबर बन गया 2e, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 4 ऑन बोथ दी साइड्स। जब इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे विदाउट एनी वेरिएबल, विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ एनी वेरिएबल, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है तो m कांस्टेंट रहेगी, इंटू सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2c इंटू डी सी, 2c इंटू डी सी, और 2 इधर कांस्टेंट है, e का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी, 2 से 2 इधर कैंसिल हो गया, mc dc बराबर पे हो गया डी। इक्वेशन नंबर बन गई 5। फर्दर टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ। स्क्वायर रूट किया तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लगा दिया दोनों साइड पे। स्क्वायर रूट mc स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट 2 इंटू e। तो ये c पे स्क्वायर लगा हुआ है, c स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी और इस m पे 1/2 आ जाएगा, इसकी पावर 1/2 बन जाएगी। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी
वेरिएबल की पावर 1/2, वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर हाफ। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का रूल पहले भी हमने बताया, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट वाले राइट पे करेंगे। तो m की पावर 1 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, तो पावर्स क्या होती है, मल्टीपल में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2 इंटू सी और एक सी स्क्वायर हो जाएगा, डी सी हो जाएगी इधर साइड, इक्वल पे क्या जाएगा 2e की पावर 1/2 इधर है इंटू डी ई। ठीक है, तो फर्दर इसमें क्या, इस वाली टर्म को आप परे ले जाओ, सी स्क्वायर इंटू डी सी इधर बचेगा, इस m की पावर 3/2 से हमने डिवाइड कर दिया है, तो इक्वेशन नंबर बन गई 7। पुटिंग दीज टू वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन 3 से हम हाफ एम सी स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे और इक्वेशन 7 से हम सी स्क्वायर डी सी की वैल्यू डालेंगे। किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, ओरिजिनल इक्वेशन है नंबर 1। तो उसमें वैल्यू डालने पे क्या पाएंगे, वी गेट डी एन ओवर पे एन इज इक्वल टू 4 पाई इंटू पे एम अपॉन 2 पाई आर टी, ई की पावर यहाँ पे क्या थी माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन पे 2 आर टी, तो उसकी जगह पे हमने हाफ एम सी स्क्वायर की वैल्यू ई डाल दी है, तो ई की पावर बन गई है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन पे आर टी इंटू 2e की पावर 1/2 अपॉन m की पावर 3/2 इंटू डी। ये वाली टर्म 7 नंबर से आई है और ये e 3 नंबर इक्वेशन से आई है। इसको फर्दर मॉडिफाई कर दो, m की पावर 3/2 यहाँ पे है, इससे m की पावर ये 3/2 कैंसिल हो जाएगी, 4 पाई है ये, 2 पाई की पावर 3/2 है, जब यहाँ से 2 पाई को बाहर निकालेंगे तो इधर से 2 पाई बच के रह जाएगा। देन फर्दर जब मॉडिफाई करेंगे हम इस चीज को तो हमें मिलेगी इक्वेशन डी एन ओवर पे एन बराबर पे 2 पाई अपॉन पे पाई आर टी की पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन पे आर टी इंटू ई रेज टू द पावर हाफ इंटू डी ई। तो ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई आपकी। फर्दर here dn now represents the fraction of the total number of molecules having kinetic energy between E and E plus dE। अब एनर्जी के टर्म्स में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है, पहले वेलोसिटी सी के टर्म्स में थी, तो जहाँ पे dn क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, उस मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था जिनकी वेलोसिटी सी से सी प्लस डी सी तक थी। ठीक है, अब यहाँ पे dn ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8 कन्वर्ट हो गई है एनर्जी की टर्म्स में, तो ये बता रही है उन मॉलिक्यूल्स के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को that have the energy between E and E plus dE। Hence the above equation number 8 can be rewritten as P prime यानी वही probability बराबर 1 upon पे n dn over de, राइट साइड पे जो डी थी 8 नंबर में उसको नीचे ले गए, dn over de बराबर पे 2 पाई अपॉन पाई आर टी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन पे आर टी ई रेज टू दी पावर हाफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 9 where P prime represent the probability of the molecules having energy E। ये आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन थी। फर्दर इस इक्वेशन से भी हम क्या कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं, द प्लॉट of the P prime versus P energy E obtained are similar to those for the distribution of velocities। जो पहले हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं सेम ग्राफ यहाँ पे आने वाले हैं। From equation number 8 we can conclude that the most probable kinetic energy of the gas molecule at the temperature T is equal to half of the kT for per molecule and it will be half of RT for per mole, and average kinetic energy of the gaseous molecule at temperature T is equal to 3/2 N naught kT or 3/2 RT। Also these results are the same results as those were obtained from the KTG theory, kinetic theory of gases। तो ये आपके मैक्सवेल्स के दो रिलेशन रहे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी। फर्दर इनसे हम वेलोसिटीज का डेरिवेशन निकालेंगे, वेलोसिटीज को ड्राइव किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हमको ड्राइव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके लिए भी आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए जो भी लोग कांटेक्ट में हैं।
जो भी लोग नेट गेट बीएससी एमएससी आईआईटी जैम वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे सब्सक्राइब करवाइए। सो थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।